एक दो नहीं, सोशल मीडिया पर शायद सैकड़ों लोग ये पोस्ट कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। वहाँ के तलबा और नौजवान निकले और उन्होंने वजीर तालीम को मुस्तैफी करवा लिया। इससे पहले बांग्लादेश में भी एक इनकलाब आया था, तो पाकिस्तान में ये इनकलाब क्यों नहीं आता? पाकिस्तान की यूथ बाहर क्यों नहीं निकलती? यहाँ पर उसका रास्ता किसने रोका हुआ है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और मेरा ख्याल है कि इसका जवाब देना अज हद जरूरी है। क्या पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तालिब इल्म बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है? वो इनकलाब नहीं लाना चाहते? इसके पीछे एक बहुत ही अहम हकीकत है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब है, वो मैं आपको इस व्लॉग में देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ और हमेशा की तरह बात होगी अकल के साथ, मंतक के साथ, दलील के साथ और तारीख़ी हवालों के साथ। यहाँ पर आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा, बल्कि एक ऐसा एनालिसिस किया जाएगा जिसमें आपको चीज़ों का, वाक़यात का, हक़ाइक़ का दुरुस्त तौर पर अंदाज़ा हो सकेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे दोस्तों में शामिल हैं, वो सब सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की यूथ क्यों नहीं निकलती, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तलबा अपने हकूक़ के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते। उनके नाम से नारे लगते हैं लेकिन वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आते। तो इसका एक जवाब मेरे पास मौजूद है। सबसे पहली बात तो मुझे ये करनी है कि जब हम यूथ की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, तो हम उसको एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान जो थे वो यूथ के नुमाइंदा बनकर सामने आए, हालांकि उनकी अपनी उम्र कितनी है या बाकी चीज़ें वो सब इस वक्त अभी रहने दीजिए, मैं इसको किसी और तनाज़र में इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं और इससे पहले बांग्लादेश की बात की जाती है, भारत की बात की जाती है और उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत और बांग्लादेश से पहले भी यहाँ पर इसी खित्ते की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नौजवानों के इनकलाब बर्पा हुए। मैं आपको सबसे पहले श्रीलंका की एक तहरीक है अरागालिया, उसके हवाले से बताना चाह रहा हूँ, जो मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक चली और इस दौरान जो है वहाँ के सदर गोटाबाया राजापाक्से जो हैं उनको बाकायदा तौर पर मुस्तैफ़ी होना पड़ा। ये उस तहरीक की कामयाबी थी, नौजवान थे, बाहर निकले थे और उसको यूथ के साथ, जेंजी के साथ भी कह सकते हैं, उसके साथ जोड़ा जा रहा था। ये एक कामयाबी थी। और जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की तहरीक उसके बाद, नेपाल से पहले और श्रीलंका के बाद की ये तहरीक है। और आपके सामने बहुत सारे लोग, चूँकि हम बांग्लादेश के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, नेपाल की निस्बत यहाँ पर या श्रीलंका की निस्बत यहाँ पर ख़बरें जो बांग्लादेश की हैं वो ज़्यादा आती भी हैं, डिस्कस भी होती हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पर जुलाई अगस्त 2024 में एक तहरीक चली और उसके नतीजे में हसीना वाजिद जो थी उनको 5 अगस्त 2024 को फ़रार होकर भारत जाना पड़ा। इस वक्त भी वो नरेंद्र मोदी की पनाह में वहाँ पर मौजूद हैं। तो हम ये देखते हैं कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी, और ये भी सारी की सारी यूथ की और स्टूडेंट्स की एक तहरीक थी और इसमें भी हमने देखा कि बाकायदा तौर पर सियासत या सियासतदान या सियासी जमातें जो थीं वो मुलव्विस नहीं थीं, वो इसमें शामिल नहीं थीं। तो इसके साथ ही ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जमातों ने इसकी सपोर्ट की, जैसे जमात इस्लामी की ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा, या जो मौजूदा बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हैं उनकी पार्टी ने जिस तरह जो है साथ दिया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक गैर सियासी तहरीक थी जो एक कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, यानी कि ज़ालमाना कोटा जो था रखा गया था उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने में अपना किरदार अदा किया था, उनको मुलाजमतों में तरजीह दी जाती थी और नौजवानों को महरूम रखा जाता था। तो हसीना वाजिद जो है, ज़ाहिर है शेख मुजीब की बेटी, उसको वहाँ से भागना पड़ा। ये तहरीक भी कामयाब हुई। मैं आपके सामने श्रीलंका के साथ साथ एक और नाम ले रहा हूँ, वो नेपाल का नाम है। और ये सितंबर 2025 की बात है जब वहाँ पर सोशल मीडिया को, एक्स को, वहाँ पर फेसबुक को, वहाँ पर तमाम सोशल मीडिया, आप इंटरनेट की बंदिशी इसको समझिए, उसको बंद कर दिया गया और फिर वहाँ पर नौजवान इसके ख़िलाफ़ बाहर निकल आए। इजहार राय पर पाबंदी थी। फिर जब वो बाहर निकले, एक तहरीक चली, तो पी शर्मा ओली जो हैं वहाँ के वज़ीर आज़म जो थे,
उनको मुस्तैफ़ी होना पड़ा और वहाँ पर भी एक तब्दीली आई और एक लहर चली। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि नेपाल भी जो था वो भारत की गोद में जो बैठा हुआ था उससे बाहर निकलकर उसने अब फैसला कर लिया कि वो नई पॉलिसी आ गई, नई हिकमत अमली आ गई, भारत बाहर निकल गया और वो चीन की तरफ चले गए। वहाँ पर भी एक इनकलाब बरपा हुआ। और आखिर में हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी भारतीय चीफ जस्टिस के जो एक रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने कुछ एक केस के अंदर नौजवानों के हवाले से कहा कि वो काकरोच हैं या उनको तो फैलिए पैरासाइट्स कह के बुलाया, तो उसका एक रिएक्शन हुआ और अभिजीत ने जिस तरह उसको इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पे वो एक तहरीक बन गई। और इसके नतीजे में और इसके साथ ही वहाँ पर जो इम्तिहानी निज़ाम है उसके हवाले से भी एक तहरीक ने या ख़बरें सामने आई, उसके रद्द-ए-अमल ने जन्म लिया कि वहाँ पर पेपर लीक होते हैं, वहाँ पर इम्तिहानी निज़ाम का मसला पैदा होता है, उसके रिएक्शन में स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं और वो एक तहरीक बर्पा कर देते हैं और फिर वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा हो जाता है उस पर। यानी उसमें भी आप ये देखिए कि मोदी सरकार पर अटैक ज़रूर हैं, लेकिन और उसमें यह भी है कि राहुल गांधी भी हमें नज़र आते हैं, हमें उसमें प्रियंका भी नज़र आती हैं और राहुल गांधी जिस तरह गिरफ़्तार किए जाते हैं वो भी आपके सामने सारी चीज़ें जिस तरह उनको उठाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये एक गैर सियासी किस्म की अपने मुतालबात के लिए एक तहरीक होती है। तो हम इन तमाम चीज़ों को हम ये कहते हैं कि श्रीलंका में ये सब कुछ हो गया, बांग्लादेश में ये सब कुछ हो गया, इसके साथ आगे आते हुए नेपाल में ये सब कुछ हो गया, अब भारत में ये सब कुछ हो गया, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में नौजवान जो है वो इनकलाब के लिए क्यों बाहर नहीं निकलते? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त जो एक तस्वीर बनाता है वो सबके सामने है और जिस किस्म की वो तस्वीर बनाता है उसके नतीजे में तो वाकई कोई बड़ा इनकलाब आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें हक़ाइक़ का जायज़ा लेना होगा। जब मैं बात करता हूँ जो पहले इनकलाब की इस खित्ते में पहले इनकलाब की बात करता हूँ वो मैं जुलाई 2022 मार्च से जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब श्रीलंका में ये इनकलाब आ रहा था तो हम उस वक़्त अपने इसी तरह के एक इनकलाब को लिपाट कर कचरे के डब्बे में फेंक रहे थे। जी हाँ, पाकिस्तान में ये इनकलाब जिसकी बात की जाती है यूथ को इस्तेमाल करने के हवाले से, जेनजी को इस्तेमाल करने के हवाले से, नौजवानों को इस्तेमाल करने के हवाले से, तालिब इल्मों को इस्तेमाल करने के हवाले से ये तहरीक जो है ये बुनियादी तौर पर 2011 में पाकिस्तान में शुरू हो गई थी। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इस तहरीक को एक सियासतदान ने, एक नाअहल, एक करप्ट सियासतदान ने इक़्तिदार के हसूल के लिए इस्तेमाल किया। इसे आप श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भारत से बिल्कुल मुख्तलिफ समझें। यहाँ पर यूथ को इस्तेमाल कर लिया गया। यहाँ पर वो एक जो तोप चलानी थी हमने, वो तोप एक बंदे के मकसद के लिए चल गई। और मुझे अफसोस के साथ कहना है कि हमारी वो यूथ और उतनी ही टैलेंटेड यूथ जिस तरह के श्रीलंका में थी, जिस तरह के नेपाल में थी, बांग्लादेश में थी, भारत में थी, उसी किस्म की यूथ जो है वो बजाय अपने मकासद के लिए आगे बढ़ने के, बजाय अपने लिए कोई इनकलाब बर्पा करने के, बजाय अपने लिए सिस्टम को बेहतर करने के, एक बहुत ही करप्ट, एक बहुत ही नाअहल और एक बहुत ही चालाक, बल्कि ये आप प्ले बॉय के तौर पर देखें और उसका इखलाक, सियासी इखलाक देख लें, उसका सियासी किरदार देख लें। ख़ुद उसने आप इसको भी देखिएगा कि बाकी जगहों पर यह कहा गया कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट यूथ उठे और यहाँ पर क्या हुआ कि उस शख्स ने एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ मिलाया। मैं यहाँ पर पूरी आपको फहरिस्त दे देता हूँ। उसमें सबसे पहला नाम शुजा पाशा का है, उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम है, उसके बाद फैज़ हमीद हैं और ये एक पूरी कंटिन्यूटी के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने यूथ की ये जो तोप थी ये चला दी। और चलाई किस लिए और उसका नतीजा क्या निकला और वो जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है। अब यूथ वाला बम आपने चला दिया और किसके लिए चलाया? एक ऐसे शख्स के लिए जिसका कोई नज़रिया ही नहीं था, जिसका कोई अकीदा ही नहीं था, जिसके पास कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं, जिसके पास कोई अहलियत है ही नहीं। आपने ज़ाया कर दिया, आपने वो बम जो था पानी में चला दिया, ठुस होके रह गया।
अब फिर एक मर्तबा उस टाइम लाइन के ऊपर आ जाए। मैं अरागालिया की जब बात कर रहा था, यानी जिसके मानी जद्दोजहद के होते हैं, मैं जो श्रीलंका की तहरीक की बात कर रहा था और जिसके नतीजे में वहाँ के सदर को मुस्तफ़ी होना पड़ा था, जब वहाँ पर ये तहरीक चल रही थी तो हमारी तहरीक जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रही थी, वो एक्सपोज हो रही थी। उसकी नाअहली, उसकी नाकामी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा किया जा चुका था, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पर पहुँचाया जा चुका था, पाकिस्तान को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया जा चुका था। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, मैं चीन की बात कर रहा हूँ। मैं इससे आगे बढ़ते हुए आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस, यानी कि आप देखें यूथ की तहरीक चलती है और टैलेंटेड यूथ, यही कहा जाता है ना, और उसके नतीजे में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर उस्मान बुज़दार को और फराह गोगी को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये थी यूथ की तहरीक, किस तरह ज़ाया की गई। और यहाँ पर जो 3 बड़े फ़र्क हैं मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो 3 फ़र्क जिन्होंने सब कुछ तबाह करके रख दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, ज़ाया कर दिया, वो जो एक बड़ा मिसाइल चलाया जा सकता था उसको ठुस करके रख दिया, किसने किया वो देखिए। तारीख़ फिर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये मार्च से जुलाई 2022 था, और इसी वक्त हम 10 अप्रैल 2022 को इस तहरीक को इस्तेमाल, इस नाम को इस्तेमाल करते हुए जो तहरीक चलाई गई थी, हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें 3 जो थे वो बुनियादी फ़र्क मौजूद थे और हैं। सबसे पहला ये कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई, एक शख्स के लिए इस्तेमाल की गई, किसी नज़रिए के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मकासद से आरी तहरीक थी, और जब इसका एक आप देखिए ना, ख़ुद इसको एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह इस्तेमाल किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख़ की जो है नाअहल तरीन हुकूमत यहाँ पर मसल्लत कर दी गई, तो ये यहाँ पर ही ठुस होकर रह गई। ये तो एक पहला फ़र्क था। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना है कि इसका जो दूसरा फ़र्क था वो ये था कि इसमें उस यूथ ने पार्टिसिपेशन की जिसका IQ लेवल बहुत ही नीचे था, यानी कि इसकी कमांड जो थी कोई जहानत नहीं कर रही थी, बल्कि वो लोग कर रहे थे जो आवारागर्दी करना चाहते थे, जिनको दिखाया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में बड़ी लड़कियां आती हैं, वहाँ पर जाकर आप सोशल मीडिया पर उनके ज़रिए मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। ये ठर्क की तहरीक थी। ख़ुद इमरान खान का किरदार आप देख लीजिए, जिस किस्म का था, तो उसने उसी किस्म के लोग अपने साथ इकट्ठे कर लिए। मुझे बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि ये हमारे बहुत ही यूथ के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनके इंटेलेक्ट के हवाले से, उनके आप कहें कि मेहनत और उनके इवन उनके पूरे एक उनकी जो शख्सियत का बुनाव होता है, जो बनाया जाता है, वो बहुत ही निचले दर्जे के लेवल से ये सब कुछ हुआ। तो ये ऐसी तरीक़ें तो कचरा होती हैं, गंदगी होती हैं। ये कोई कामयाब, वक्ती तौर पर कामयाब हो भी जाएं तो एक्सपोज हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, दीमक लग जाती है इनको। ये बड़ा दूसरा फ़र्क था। और एक अहम तरीन तीसरा फ़र्क वो ये है कि जब इस यूथ की मूवमेंट को कामयाबी भी मिली, डिलीवर नहीं कर सके और इसको इस्तेमाल किया गया यूथ के नाम को, तो फिर तीसरा जो फ़र्क आया इसके बिल्कुल ही बैठ जाने का, वो ये था कि इसको पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वतन, अपने वतन के ख़िलाफ़, अपनी मसल्ला अफवाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। मैं फिर कहूँगा, आप एक मरतबा फिर अरागालिया श्रीलंका की तरफ चले जाएँ, आप बांग्लादेश की तरफ चले जाएँ, आप नेपाल की तरफ चले जाएँ, आप इंडिया की तरफ चले जाएँ, वो अपने वतन के ख़िलाफ़, अपनी धरती माँ के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं है। ये जो आप बात करते हैं ना, यहाँ पर मिलाते हैं उनको, बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर 9 मई बर्पा किया गया, यहाँ पर GHQ पर हमला किया गया, यहाँ पर कोर कमांडर हाउसेस पे हमले किए गए, यहाँ पर ख़ुद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कॉल दी गई, यहाँ पर शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, यहाँ पर जो है ये कहा गया कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में अपने पैसे ही ना भेजें, और ये कहा गया कि यहाँ पर पाकिस्तान, अगर हमारे पास इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान पर एटम बम ही गिरा दिया जाए। ये बुनियादी फ़र्क था, ये नज़रिए से बाहर हो चुकी थी। ये जो तहरीक थी जिसमें यूथ का नाम इस्तेमाल किया गया, यूथ का चेहरा दिखाया गया और उसको इस्तेमाल जिस तरह किया गया, उसका नतीजा यही निकलना था। मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान में यूथ ने एक किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन उसको चंद जो बहुत ही मक्कार लोग थे, बहुत ही चालाक लोग थे, मफाद परस्त लोग थे, अपने आप ये समझेंगे बल्कि नौसरबाज लोग थे, उन्होंने अपने मकासद के लिए उन नारों को इस्तेमाल कर लिया। इस फ़र्क को समझिएगा। ये वजह है कि पाकिस्तान की यूथ आज जो है, आज हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान तो बाकी मुल्कों से 10-12 बरस पहले था, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। काश ये लोग जो थे किसी तामीरी मकसद के साथ उठते, किसी नज़रिए के साथ उठते, इनके साथ इंटेलेक्ट वाले, इनके साथ
किरदार वाले लोग होते तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल होती। आज की जो यूथ है वो सब समझती है, वो सब जानती है, वो सब पहचानती है, और वो इनके साथ नहीं है। जो लोग आज यूथ के दावेदार होने के दावे करते हैं, किसी को यकीन ना हो तो वो अडियाला के बाहर देख लिया करे कितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, नाम नहाद यूथ के नुमाइंदगान के साथ, उनके जो उनको इस्तेमाल करने वाले हैं उनके साथ। फिर मुझे बताइएगा कहाँ खड़ी है यूथ? यूथ इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो इनके चेहरे पहचान चुकी है, इनको जान चुकी है।